हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे रीड 2015 लेवल 1 बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र का सॉल्व पेपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है सॉल्व पेपर के अंतर्गत मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है। आपके क्या ऑप्शन सही हो जाएंगे? तनाव, पिछड़ापन, डिस्लेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन डिस्लेक्सिया सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? पढ़ना लिखना शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है। किसके अंतर्गत? डिस्लेक्सिया के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि दोस्तों डैश की जगह पे भरना है साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनताग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन है आपके पास में 70 से कम, 70 से ऊपर, और सी ऑप्शन है 80 से 100 के बीच, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? जिनकी मानसिक बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक न्यूनताग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है? दोस्तों, ये पिछड़े हुए होते हैं बालक। दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली होते हैं, सी ऑप्शन है मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये बालक जो होते हैं ये प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि कहलाती है, बी ऑप्शन है रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाती है, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत विधि कहलाती है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या कहलाते हैं? ये रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो दोस्तों, जिस प्रश्न में हमें नहीं दिया होता है इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, बी ऑप्शन है सृजनशीलता को प्रेषित होने के अवसर नहीं मिलना, सी ऑप्शन है रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश, डी ऑप्शन है विद्यालय में क्या होता है पछतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो दोस्तों, यहाँ में प्रश्न नंबर 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव ये दोस्तों नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होते हैं क्या? कैसे होते हैं दोस्तों? आश्रित चर होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, मध्यस्थ चर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होते हैं ये? विद्यार्थी होते हैं, आश्रित चर होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो स्वतंत्र चर दिया है ये क्या होते हैं? ये शिक्षक होते हैं। और जबकि दोस्तों मध्यस्थ चर क्या होता है? ये पाठ्य पुस्तक होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है आपके पास में मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE सतत मूल्यांकन इवाल्युएशन। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, ये मानक क्या है? ये प्रकार नहीं है। जबकि मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निर्णयात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और दूसरा नंबर 4 है मानक संदर्भित मूल्यांकन, नंबर 5 मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो दोस्तों, इसमें पूछा था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, NCF 2005 जो होता है किस पे बल देता है? तो ये दोस्तों किस पे बल देता है? ये करके सीखने पे बल देता है।
दोस्तों एनसीएफ 2005 रटने पर बल नहीं देता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, सी ऑप्शन है शिक्षण अनुभव, डी ऑप्शन है अधिगम अनुभव। प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिक्षण अनुभव त्रिकोण क्या है इसका? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके पास में है उपभोक्ता की अनुसंधान करता है, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, बी ऑप्शन है समस्याओं को हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, सी ऑप्शन है समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्राप्त प्रति सप्ताह कार्य कितना होना चाहिए? ऑप्शन आपके पास में है 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे और 48 घंटे। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 45 घंटे। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? 7 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में होता है, 9 वर्ष में होता है, 6 वर्ष में होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11 वर्ष में होता है। क्या? तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु पे होता है। प्रश्न नंबर 13 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा है, रॉस ने कहा है, एनास्टासी ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, रॉस ने ये परिभाषा दी है। प्रश्न नंबर 15 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समानता के सिद्धांत को कहा जाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत को कहा जाता है, औपचारिक नियमों के सिद्धांत को कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? थॉर्नडाइक ने दिया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सदस्यता के नियम का ही एक विस्तार कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा क्या है? वंशानुक्रम नियम नहीं है। दोस्तों वंशानुक्रम के नियम की अगर बात की जाए तो इनके सर्वाधिक प्रचलित नियम कौन कौन से हैं? बीजकोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, मेंडल का नियम। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वंशानुक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, इसकी जगह पे आपको भरना है कि कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं
श्रवण शक्ति पूर्ण विकसित हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास में 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 या 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 अथवा 4 वर्ष में क्या होता है, बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं दोस्तों, या पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, इस अवस्था में बालकों में दोस्तों पूछा गया है कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन आपके पास में है शेषावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बालक नई नई चीज़ों की खोज करना और घूमने की प्रवृत्ति का बहुत अधिक विकास होता है या बढ़ जाती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है। दोस्तों अर्जित क्या मतलब होता है, जो हमें बच्चे के जन्म होने के बाद में वो अपने वातावरण एवं परिवेश में अर्जित करता है या प्राप्त करता है। ऑप्शन आपके पास में है भूख, पुरस्कार, रुचि, बी और सी। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है, तो प्रश्न नंबर 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें होता है अभिप्रेरक कार्य करने की वह प्रवृत्ति है जो किसी आवश्यकता से प्रारंभ होकर समायोजन तक समाप्त हो जाती है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा। दोस्तों जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है, भूख, प्यास, विश्राम आदि आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। अर्जित के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, सामाजिकता, रुचि, प्रतिष्ठा आदि आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, किसमें होती है, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, बी सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न नंबर 19 में आपका सी ही सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों द्वारा, डी ऑप्शन है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है, चिंतन मानसिक क्रिया है, क्रिया का क्या है दोस्तों, पहलू है कौन सा, ज्ञानात्मक पहलू है, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 21 का आपका ए सही हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। प्रश्न नंबर 22 है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो इसके अंतर्गत सीखा जाता है क्या, पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का आपका ए सही हो जाएगा। क्या ए सही हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं किसमें? दोस्तों बुद्धि में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपयुक्त सभी में। प्रश्न नंबर 23 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी में व्यक्तिगत विभेद या अंतर पाए जाते हैं। किस प्रकार से? बुद्धि के स्तर के अनुसार भी पाए जाते हैं, अभिवृत्ति के अनुसार, गतिवाही कार्य करने की योग्यता के अनुसार भी अंतर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? या पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों डी क्या है इसमें? चिंतन में दोस्तों क्या है, अगर समस्या ना होगी तो हम चिंतन कैसे करेंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण है समस्या। प्रश्न नंबर 25 है, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया था किसने? ऑप्शन है आपके पास में बिने ने, नेक्स्ट ऑप्शन है रीड ने, सी ऑप्शन है टर्मन ने, डी ऑप्शन है कैटल ने। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय टर्मन ने विकसित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास में गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है मानकी दृष्टिकोण, नेक्स्ट है ऑप्शन है अभिप्रेरणात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतही दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वास्थ्य वातावरण। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वस्थ वातावरण। ये क्या है? ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, जबकि ये सारे होते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटल ने। तो दोस्तों आप इसमें प्रश्न नंबर 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस ने प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसका? व्यक्तित्व का। प्रश्न नंबर 29 है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, स्पेयरमैन, गिलफोर्ड, थर्स्टन ने। प्रश्न नंबर 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेयरमैन ने। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन है आपके पास संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। प्रश्न नंबर 30 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपलब्धि। दोस्तों प्रगतिशील परिवारों में बालकों में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। तो दोस्तों ये रीड 2015 का सॉल्व पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का रहा। दोस्तों ये सॉल्व पेपर आप सभी को कैसा लगा? दोस्तों सॉल्व पेपर आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, परंतु दोस्तों अगर आप डिसलाइक करते हैं तो उसका कारण बताइए, जिससे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर सकें। तो दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।